हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो स्कॉलडमी की तरफ से आ चुका है एक और नया वीडियो जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले एनटीपीसी में आने वाला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुका है एंड आई होप सो तुम लोग ने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। ये हो जाएगा इसका तीसरा पार्ट और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को बार बार यही चीज बोलता हूँ कि अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो तुमसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये देखने से पहले प्रीवियस वीडियो भी देख लो अच्छे से, ताकि तुम लोग का कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मान लो उस वीडियो में एक क्वेश्चन आया था जिसका कंसेप्ट मैंने वहां पे बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन मान लो उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर इस वीडियो में आएगा तो मैं क्या करूंगा, उसको इतना डेप्थली नहीं समझाऊंगा ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको समझा चुका हूं। तो इसलिए सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये सब वीडियो देखने से पहले प्रीवियस वीडियो भी एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, समझ में आ गया? चलो तो शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री से उठा के दे दिया गया। ठीक है, और इसमें क्या करने के लिए बोला गया, देखो सीधा सा बात है, दिया गया है कि साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68, साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 टू कॉस, ये प्लस क्यों आया भाई यहाँ पे, कॉस प्लस 33 एंड कॉस प्लस 37, ये क्या हो रहा है? आई थिंक सो ये वो नहीं होगा एक्चुअली, आई थिंक यहाँ पे ये स्क्वायर होने वाला था। चलो ठीक है, मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूँ, देखता हूँ आंसर आता है कि नहीं, क्योंकि अगर ये प्लस रहेगा तो आंसर तो आने को रहा, क्योंकि रेशियो पूछा गया तो रेशियो में स्क्वायर से तो तुम्हारा आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं कॉस स्क्वायर लिख देता हूँ, इसको भी मैं कॉस स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं एक बार करके, क्योंकि रेशियो ही बोला गया तो जो चीज़ दिया गया उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले बोला गया कि साइन स्क्वायर कितना बोला गया 22 प्लस नेक्स्ट क्या बोला गया, साइन स्क्वायर 68 डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर। बेसिकली वहां पे प्लस था, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि ये प्लस नहीं होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री। बात समझ में आ गया? चलो अब एक एक करके देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। सो सबसे पहले देखो, इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं साइन स्क्वायर 22 रख देता हूं, इसको मैं साइन स्क्वायर 22 रख देता हूं। अब देखो यहां पे साइन स्क्वायर 68 को क्या मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 22, बात तो वही हो रहा है ना। अगर मैं 90 से 22 हटाता हूं, देखो कितना आ रहा है 62, कैसे लिख दिया हूं भाई मैं, यहां पे 8 होगा ना, 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 68। सो इंस्टेड ऑफ 68 मैं यहाँ पे सीधा सीधा बात को कैसे लिख लेता हूँ, इट कैन बी रिटन एज 90 माइनस 22। बात तो वही हो रहा है ना, 90 माइनस 22 करो 68 आ जाएगा, कोई तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट यही वाले में क्या करते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर 33 को रहने देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 57 को मैं लिख लेता हूं 90 माइनस 33। अब बोलोगे कि सर आपको कैसे पता था 90 माइनस 33 करना है, तो भाई सीधा सा बात है, 90 से अगर मैं 33 को हटा देता हूं तो कितना बच रहा है, यहाँ पे 7 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना आ रहा है 57। तो 57 की जगह में 90 माइनस 33। अब बोलोगे सर इतना ऐसा क्यों करना है, ऐसा करने से तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सीधा सीधा सॉल्व कर लेते तो आंसर आ जाता। तो देखो भाई, अगर इसको सीधा सीधा सॉल्व करने जाओगे प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लगाना था, इसी कारण मैंने ऐसा किया था। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने एक चीज बताया था, तुम लोगों को शायद याद होगा, अगर तुमने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा तुमको पता होगा कि अगर साइन के साथ 90 होता है तो चेंज होकर क्या हो जाता है, वो कॉस हो जाता है। याद है कि नहीं? इसलिए मैं बोला था कि प्रीवियस वीडियो देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा के दिया था, वहां पे मैंने कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बहुत अच्छे से समझा के दिया था। ठीक है, तो बस वही वाला करते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर 22 रह जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 के जगह में साइन स्क्वायर और 90 मिलके हो जाएगा कॉस स्क्वायर। कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दे आर कंप्लीमेंट्री एंगल। साइन का क्या होता है कॉस, कॉस का क्या होता है साइन, टेन का क्या होता है कॉट, कॉट का क्या होता है टेन, सेक का क्या होता है कॉसेक, कॉसेक का क्या होता है सेक। तो ये तीनों जो मैं यहाँ पे पेयर बताया था, वो पेयर क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा कंप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर हो जाएगा फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। बात समझ में आ गया? चलो और बचेगा कितना 22, तो मैं यहाँ पे 22 लिख दिया हूं, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर 33 प्लस ये कॉस और ये 90, कॉस और 90 मिलके, कॉस का कंप्लीमेंट्री कौन है, कॉस का कंप्लीमेंट्री है तुम्हारा साइन, तो कॉस की जगह में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, यहाँ पे मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर, कितना 33। बात समझ में आ गया? यहां तक चीजें क्लियर होगी?
ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने जो कंसेप्ट लगाया था वो लगाया हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां पे क्या लगाएंगे, नेक्स्ट यहां पे सीधा सीधा एक आइडेंटिटी लगेगा। कौन सा आइडेंटिटी होगा, तुम लोग बोलोगे सर आपने तो आइडेंटिटी नहीं पढ़ाया था। तो देखो मेरे भाई, इसका आई थिंक पहला ही वीडियो में तुम लोग को बताया था कि एनटीपीसी में डायरेक्टली आइडेंटिटी बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है। वहां पे मैंने तुम लोग को 3 आइडेंटिटी बताया था, उसमें से सबसे पहला जो आइडेंटिटी था, शायद याद होगा, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कितना, विल बी इक्वल टू 1। बस यही वाला आइडेंटिटी, यही वाला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यहां पे लगा देता हूं। देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बात तो वही हो रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बात तो वही होना है। तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जबकि तुमको यहाँ पे रेशियो पूछा तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा तुम्हारा 1:1। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। एंड ये 1:1 तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 1:1 मुझे ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं, ये वाला चीज क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो तुम लोग बोलोगे कि सर इतना सारा स्टेप करना जरूरी था क्या, कि सर आपने तो इसको चेंज किया, इसको चेंज क्यों नहीं किया। तो ये सब का जवाब मैं यहाँ पे एक ही देता हूं, ये तुम्हारा टोटल मर्जी है, तुम इसको चेंज करना चाहते हो या फिर इसको चेंज करना चाहते हो। अगर तुम इसको चेंज कर रहे हो तो इसको एज इट इज रख दोगे, जैसे कि मैंने इसको चेंज किया तो मैंने इसको एज इट इज रख दिया। बात समझ में आ रहा है, ये टोटली तुम्हारा मर्जी है कि तुमको किसको चेंज करना है। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है। दूसरा केस, यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पे कौन सा बेसिक कंसेप्ट लगा था, यहाँ पे 2 बेसिक कंसेप्ट लगा था। सबसे पहले लगा था तुम लोगों का क्या, कंप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट, एंड दूसरा लगा था तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कंसेप्ट। एंड उसके बाद हम लोग का आंसर कितना आ गया, उसके बाद हमारा आंसर आ गया 1:1। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्लियर हो रही चीजें। ठीक है, अगर ये सब क्लियर हो रहा है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आएगा। और यहां पे क्या पूछा गया, यहां पे कुछ वैल्यूज दे दिया गया और तुमको उसका वैल्यू बताना है, मतलब इसका टोटल आंसर बताना है। अब बोलोगे कि सर आपने तो आइडेंटिटीज पढ़ाया था, आपने तो कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़ाया था, क्या आपने उसका टेबल पढ़ाया था। मैं बोला हाँ भाई, इसका टेबल भी पढ़ाया था और तुम लोगों को बताया भी था कि टेबल को याद कैसे करना है। ठीक है, तो वही वाला कंसेप्ट यहां पे लगाते हैं। देखो अभी हर क्लास में अगर मैं टेबल को डिस्प्ले करने चले जाऊं, टेबल को समझाने चले जाऊं, तो समझने एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो ये रिविजन का क्लास है तो क्विकली इसको रिवाइज करके कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। ठीक है, अभी यहां पे जो जो वैल्यू है उसका आंसर मैं बताते जाऊंगा और तुम लोग अगर लगता है कि नोट करना चाहिए तो तुम नोट करके रख सकते हो इस चीज को। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया, साइन स्क्वायर 30। तो आप बोलोगे कि सर आपने जब टेबल बताया था वहां पे तो बस साइन था, लेकिन यहां पे तो साइन स्क्वायर आ गया, तो क्या ये साइन स्क्वायर के लिए अलग से कुछ वैल्यू होता है। तो ना मेरे भाई, साइन स्क्वायर के लिए अलग से कोई वैल्यू नहीं होता है, जो भी वैल्यू आएगा उसको सीधा सीधा स्क्वायर कर देना है। जैसे कि देखो साइन 30 का वैल्यू कितना आता है, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा हाफ। मैं यहां पे वैल्यूज लिखते जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट cos 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कितना, 1/√2। बात समझ में आ रहा है। यहां पे कितना होगा, 4 तो 4 रहने देता हूं, और 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर को गोली मारो, 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट हाफ की जगह में हाफ रहेगा और यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे साइन स्क्वायर 90 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 90, साइन का टेबल में 90 का वैल्यू कितना आता है, सीधा सा बात है भाई 1 आता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और cos स्क्वायर 90, cos स्क्वायर का 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो मैं 0 पुट कर दिया यहाँ पे, प्लस 1/24। तो 1/24 तो तुम्हारा रियल वैल्यू है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। बात समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके देखते हैं कि आंसर कैसे आता है। ठीक है, और वैल्यू पुट करते टाइम एक चीज याद रखना भाई, एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। जो मिस्टेक होना यहाँ पे कर लो, ठीक है, यहाँ पे कर लो, तुमको एक तसल्ली मिलेगा कि हाँ भाई ट्रिगोनोमेट्री में कमजोर हूं, इसी कारण नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर मिस्टेक नहीं कर रहे हो, कैलकुलेशन में कर रहे हो, तो तुम्हारा बेसिक मैथ्स ही वीक हो जाएगा तब। ठीक है, तो इसलिए देखो कैसे कैसे पुट करना है। साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2, स्क्वायर जब दिया गया तो इसका मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। नेक्स्ट cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। तो यहां पे मैंने 1/√2 किया और उसके बाद क्या कर देना, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 था, 4 को मैंने यहां पे लिख दिया इनटू कितना
1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 स्क्वायर दिया था, तो 1/√3 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मैंने स्क्वायर पुट कर दिया, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू क्या, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। आखिर में 2 लाइन क्या था यहाँ पे, एक काम करता हूँ यहाँ पे एक डिवीजन बना लेता हूँ तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा 10 स्क्वायर 30 हो गया, 1/2 हो गया। नेक्स्ट हो गया कॉस, तो 0 डिग्री का 0 का पावर 2 हो 3 हो 4 हो, आंसर तो 0 ही आना है, तो 0 हो जाएगा इसका। और आखिर में रह जाएगा कितना, 1/24। आखिर में कितना रह जाएगा, 1/24। अब सॉल्व करो सिंपली इसको, 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 4/√3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 3, तो नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सीधा सा बात है यहाँ पे भाई मेरे, प्लस 1/2 माइनस 0 प्लस 1/24। अब देखो यहाँ पे कोई यूज है क्या ये 0 का, ये 0 का तो कोई यूज ही नहीं है, तो इसको बार बार क्यों लिख रहे हैं हम लोग, बात समझ में आ रहा है। अब देखो कुछ कैलकुलेशन हो सके तो कर लो, यहाँ पे 1/8 हो जाएगा, प्लस 4/3 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/24 हो जाएगा। ठीक है, सबको ही पता है एलसीएम कैसे लिया जाता है, ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, सीधा सा बात दिख रहा है, 24 इसमें सबसे बड़ा है, और 24 सबके टेबल में आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और 2 के टेबल में भी आता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। 3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कितना होगा, 32 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कितना होगा, 12 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो कितना आएगा आंसर यहाँ पे, 3 2 5 2 8, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 3 और 4 हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय कितना, 24। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ कितना टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर 2 आना चाहिए। 2 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 2 मुझे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बोलोगे कि सर इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों किया आपने फिर से, तो देखो मेरे भाई, मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी कारण मैंने इतना लंबा कैलकुलेशन किया। अगर मुझे यहाँ पे एग्जाम अटेम्प्ट करना होता तो मैं इतना सारा तो कुछ करता नहीं, मेरा डायरेक्टली स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होता है, और ये तब ये चीज तुम तब कर पाओगे जब तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं हर क्लास में यही चीज बोलता हूं कि भाई प्रैक्टिस अच्छे से क्या करो, तभी जाके आसानी से क्वेश्चन बनेगा। शॉर्टकट के पीछे मत भागो, ये शॉर्टकट जो होता है ना, 2 मिनट का ट्रिक लगाएंगे आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड में आंसर आ जाना, ठीक है, वो सब के पीछे मत भागो भाई मेरे, कंसेप्ट पर बना लो। किसी भी एग्जाम में बैठोगे देखोगे बहुत ज्यादा हेल्प हो रहा है, भले ही वो तुम्हारा एडीआरई क्यों ना हो जाए, भले ही वो तुम्हारा रेल का एग्जाम क्यों ना हो जाए, भले ही वो एसएससी क्यों ना हो जाए, बैंकिंग क्यों ना हो जाए। ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर करो, आसानी से तुम्हारा शॉर्टकट बनते जाएगा, और ये चीज मैं हर क्लास में बोलता हूं। ठीक है, चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया गया है कि इफ x एंड y आर कंप्लीमेंट्री एंगल एंड m एंड n आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, देन इफ x इज इक्वल टू 60 एंड m इज इक्वल टू 120, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड n। फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड n, फाइंड द सम। अच्छा, फाइंड द सम बोला गया, वैल्यू नहीं बोला, सम बोला गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख के मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कुछ बच्चे पहले क्वेश्चन को स्किप करके निकल गए होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन करने के लिए बस तुमको 2 लाइन चाहिए, सीधा सीधा 2 लाइन चाहिए, और 2 लाइन से ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब मैं दिखाता हूं कैसे। मैं तुमको यहाँ पे 2 लाइन में तो नहीं दिखाऊंगा, मैं इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुमको कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा। वो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, तुम्हारा कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है किन्हीं भी 2 एंगल का सम। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, ठीक है, एंगल का सम कितना होना चाहिए, एंगल का सम शुड बी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। कंप्लीमेंट्री में एंगल का मतलब होता है कि कोई भी 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी 2 एंगल का सम शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मतलब कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है 90, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। अब बोलोगे कि सर इसको याद कैसे करें, ये तो हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, क्लास 8 में पढ़े थे, लेकिन हम लोग को याद नहीं हो रहा है, तो कैसे करें। अब इसको याद करने का, जैसे मैं याद करता था, तुमको तो ये पता होगा ना, A B C D एंड सो ऑन, उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, S P Q R S T U V W X Y Z, ऐसा आता है ना। अब देखो सबसे पहले अगर मैं यहां पे देखूं नंबर सीरीज में सबसे पहले कौन आ गया, C आ गया। सबसे पहले C आ गया, मतलब उसका रैंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 90 और 180 तो तुमको याद रखना पड़ेगा, 90 और 180 तुमको याद करना पड़ेगा। रैंक में सबसे कम कौन है, 90 है, तो C के साथ 90, C फॉर कंप्लीमेंट्री, C फॉर 90, और आखिर में कौन आ रहा है तुम्हारा, सप्लीमेंट्री। तो ऑब्वियसली 90 अगर यूज हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 180। बस इतना याद रखना, C फॉर कंप्लीमेंट्री, C फॉर
ये वाला सी, कैट वाला सी, ठीक है। तो सी के लिए कितना आएगा 90, और सी का मतलब क्या होता है कंप्लीमेंट्री। तो छोटा वाला वैल्यू के लिए छोटा, बड़ा वाला वैल्यू के लिए बड़ा, ठीक है। तो सी मतलब कंप्लीमेंट्री और एस मतलब सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, कंप्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यही वाला कंसेप्ट यहां पे लगाएंगे और देखो कैसे आता है यहां पे आंसर। सबसे पहला एक्स एंड वाई आर सब कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब कितना होगा, एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। सीधा सा बात यही बोला गया ना यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोला गया, एम एंड एन इज सप्लीमेंट्री एंगल व्हिच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यही बोला गया क्वेश्चन में। अब बोलोगे कि सर आपने जो बोला था 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, यहाँ पे तो आपने 2 लाइन लिखा लेकिन आंसर तो नहीं आया। तो भाई मैं तुमको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं तो ये तुम्हारा 2 लाइन में ही आंसर आ जाता। अब देखो क्या गिवन है, एक्स का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे 60, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 60 हो जाएगा। उस तरफ जाके वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस 60 व्हिच इज इक्वल टू कितना 30। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, वाई का वैल्यू तुम्हारा 30 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर इस केस में देखूं तो इस केस में एम का वैल्यू कितना हो गया, एम का वैल्यू तुम्हारा 120 हो गया। 120 उस तरफ जाएगा तो कितना होगा, एन विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120 व्हिच इज इक्वल टू कितना 60। तो तुम्हारा पास क्या आ गया, तुम्हारे पास y का वैल्यू भी आ गया, तुम्हारे पास n का वैल्यू भी आ गया। बात समझ में आ रहा है। अब तुमको क्या निकालना है, दोनों का सम निकालना है। और सम का मतलब तो सबको ही पता है क्या होता है, सम मतलब तुम्हारा y प्लस n का वैल्यू। y का वैल्यू कितना था तुम्हारा, y का वैल्यू तुम्हारे पास 30 था, n का वैल्यू कितना था तुम्हारे पास 60 था। दोनों का अगर मैं ऐड अप करता हूं तो कितना बन जाएगा 90 बन जाएगा। और ये 90 तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 90 तुमको ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 2 लाइन कौन सा होना चाहिए था, 2 लाइन ये 2 लाइन होना चाहिए था, बस सीधा सा बात है। वो 2 लाइन मैंने लिखा येलो वाला पार्ट में जो लिखा वो बस तुमको समझाने के लिए लिखा, ताकि तुम लोग का कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का जो खिचड़ी पकता है दिमाग में वो ना पके। बात समझ में आ रहा है। अब अगर तुम लोग बोलोगे कि सर इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट सीखा हम लोग ने, तो ये क्वेश्चन में हम लोग ने 2 कंसेप्ट सीखा। एक कंसेप्ट हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट, दूसरा हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। बस ये कंसेप्ट अगर लगा पा रहे हो तो तुम्हारा आसानी से आंसर आ जाएगा, स्किप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है a/b इज इक्वल टू इतना। अच्छा जो बोला गया उसको लिखते जाते हैं ना तो आसान रहेगा मेरे लिए, ठीक है। a/b मतलब a/b लिख लेता हूँ, a/b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। नेक्स्ट कितना बोला गया तुम्हारा b और c बोला गया, b और c बोला गया कितना हो जाएगा तुम्हारा 2/5 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या c और d बोला गया, तो c और d कितना हो जाएगा, c और d हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ a/d। तुमको किसका रेशियो चाहिए, तुमको यहाँ पे a/d का रेशियो चाहिए, ठीक है, a/d का रेशियो चाहिए। अगर तुम्हारे जगह मैं होता तो मैं इसको एक लाइन में कर लेता, लेकिन मैं तुमको पहले इसका बेसिक मेथड दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि इसको करना कैसा है, ठीक है। तुम लोग जो शॉर्टकट के पीछे भागते हो ना, शॉर्टकट का भी बहुत सारा ड्रॉबैक है, वही इसी क्वेश्चन में तुमको समझ में आएगा, ठीक है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुमको चारों वैल्यूज का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो क्या क्या आएगा, a/b/c/d, ये हो गया। सबसे पहले a और b का देखो कितना है 2/1 लिख लिया। नेक्स्ट b और c का कितना है 2/5, मतलब एक एक जगह में एक एक लाइन लिखते जाओ। नेक्स्ट कितना होगा c और d का कितना है यहाँ पे 1 और 2 है। बात समझ में आ गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे जो कुछ जगह खाली हो गया, यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे जो गोला गोला बना रहा हूँ यहाँ पे तो जगह खाली हो गया, तो उस जगह खाली जगह में क्या करूंगा। तो खाली जगह में क्या करते हैं, बगल वाले कब्जा कर लेते हैं, ये तो पता ही है ना। अगर मान लो तुम्हारे घर के सामने एक प्लॉट है जो बहुत दिनों से यूज नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं लोग, उसको कब्जा कर लेते हैं या फिर उसमें अपना जो घर का कचरा है उसको फेंकने लग जाते हैं वहां पे। दैट मीन्स क्या करे, कब्जा करते रहे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लॉट खड़ी है, मतलब खाली है, तो कौन कब्जा करेगा, यहाँ से 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बगल में कौन है, इसके बगल में खाली प्लॉट है तो ये इसको कब्जा कर देगा, और इसके बगल में ये खाली प्लॉट है तो ये इसको कब्जा कर लेगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। उसके बाद सीधा सीधा हम लोग लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन। कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 10 आ जाएगा। 5 2 10, 1 से कुछ लेना देना ही नहीं है, हो गया ये चीज। अब क्या बोला गया, तुमको a और d का रेशियो चाहिए। तुमको किसका किसका रेशियो चाहिए, तुमको चाहिए a और d का रेशियो, a यहाँ पे d यहाँ पे। तो a और d का रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, a लिखेंगे यहाँ पे * d लिखेंगे यहाँ पे। a का वैल्यू कितना है 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और b का वैल्यू कितना है 10, तो 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया। कैंसिलेशन करो कितना आएगा 2:5 आ जाएगा। और ये 2:5 तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 2:5 मुझे ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है।
ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर क्वेश्चन इतना छोटा है, कैलकुलेशन इतना लंबा है, तो इसको कुछ शॉर्टकट बता दीजिए। तो मैं इसका शॉर्टकट बता दे रहा हूं, लेकिन एक चीज याद रखना, ये चीज तुम्हारा दिमाग का पीछे रहना चाहिए, तभी जाके शॉर्टकट बहुत इफेक्टिवली काम आएगा। ठीक है, अब शॉर्टकट कैसे करना है, देखो मैं जो समझा रहा हूं या फिर जो मैं मार्क कर रहा हूं उसको अच्छे से देखना। ठीक है, इतना सारा रेशियो दे दिया गया, पहला वाला वैल्यू देखो कहां पे है, सबसे ऊपर, पहला लाइन का सबसे ऊपर, और दूसरा वाला वैल्यू जो डी बोला गया था वो देखो आखिरी वाला लाइन का सबसे नीचे। समझ में आ रहा है मैं क्या यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए जो बोला गया, ए टू डी बोला गया, ए कहां पे है, पहला लाइन का सबसे ऊपर वाला बंदा कौन है, ए है। ठीक है, और दूसरा वाला केस में क्या हो जाएगा, दूसरा वाला केस में डी दिया गया, और डी क्या है, आखिरी वाला लाइन पे सबसे नीचे वाला लड़का। बात समझ में आ रहा है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा कंडीशन में आ जाए जो पहला लाइन का सबसे ऊपर हो या फिर नीचे आखिरी लाइन का सबसे नीचे हो, ये दोनों का रेशियो पूछ लिया जाए, तो क्या करते हैं, सब रेशियो को साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दैट मीन्स अगर तुमको यहाँ पे A:D चाहिए होगा ना, तो क्या करोगे, जितना सारा वैल्यूज या फिर जितना सारा फ्रैक्शन दिया गया सबको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो। जैसे कि यहाँ पे कितना आएगा, 2/1 आ जाएगा, इनटू यहाँ पे कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा, इनटू यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 1/2 आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है, 2 से 2 गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2:5 आ गया। देखो कितना शॉर्टकट में आंसर यहाँ पे आ गया, कितना शॉर्टकट से तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ गया, आया ना। छोटा क्वेश्चन, छोटा सॉल्यूशन, आंसर तुम्हारा 2/5। अब बोलोगे सर आपके पास ये शॉर्टकट था तो आपने ये हम लोग को बताया क्यों नहीं। ठीक है, मेरे पास ये शॉर्टकट था, मैंने तुम लोग को इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुमको ये कंसेप्ट भी जानना जरूरी है। कभी कभार क्या होगा, ये ना पूछ के तुमको ये पूछ लेगा, तब क्या करोगे, फंस जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तब तुम फिर से इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे, वो भी तुम मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको ये कंसेप्ट जानना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर पूछ लेता A:C क्या होता, A:, अगर C पूछ लेता तो क्या हो जाता, सीधा सा बात है, A यहाँ पे ऊपर है, C यहाँ पे नीचे है, तो जहां पे नीचे वाला आता है बस वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि 2/1 इंटू इसका कितना है 2/5, तो इसका रेशियो कितना हो जाता है 4/5 हो जाता है। तो एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, तभी जाके हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला लगा सकते हैं। तब ये वाला क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो बस वही वाला कंसेप्ट तुमको लगाना है, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में बोलता हूं कि शॉर्टकट के पीछे मत भागो, जहां शॉर्टकट लगेगा मैं बता दूंगा और तुमको लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस ये वाला एक केस था उसमें से। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, ठीक है। और ये वाला मैंने बहुत अच्छे से रेशियो वाला चैप्टर में करा के दिया हूं, तो रेशियो वाला चैप्टर को अगर तुम रिवाइज करोगे तो तुमको ये वाला चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो रेशियो वाला चैप्टर को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। चलो भाई, अगर ये चीज समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे देख के ही लग रहा है ये तुम्हारा वर्क एंड टाइम का होगा। वर्क एंड टाइम का ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुका है, वो वीडियोस को अच्छे से देखो, तब जाकर तुम्हारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा कंसेप्ट पे मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं बस समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है वर्क एंड टाइम का तो है, लेकिन पैसा का बात अगर बोल दिया जाता है तो क्या हो जाता है, इट इज रिलेटेड टू वर्क एंड वेज। अब बोलोगे कि सर वेज क्या होता है, तो वेज का मतलब क्या होता है, वेज का मतलब होता है किसी काम करने के बाद जो मुझे पैसा मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेज कहते हैं। अगर इसी चीज को मैं दिहाड़ी या फिर दिहाड़ी बोल रहा हूं, देहाती लैंग्वेज में बोलूं या फिर देसी लैंग्वेज में बोलूं तो उसको हम लोग कहते हैं दिहाड़ी। दिन का काम करने पे जितना पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिहाड़ी कहते हैं, ठीक है। एंड वर्क एंड वेज में 2 कंसेप्ट बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होता है। वो क्या होता है, सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है, जब मेरा टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। जब मेरा टाइम कांस्टेंट होता है तो क्या हो जाता है, वेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। वेज जो होता है वो एफिशिएंसी के साथ क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। एंड जो नॉर्मल केस होता है, नॉर्मल केस मतलब जहां पे टाइम कंस्टेंट नहीं होता है, कुछ कंस्टेंट नहीं होता है, उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में वेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। अब बोलोगे, कुछ बच्चे ऐसा यहाँ पे ऐसे रहेंगे कि बोलेंगे कि सर कुछ घंटा समझ में नहीं आया, आप उसको थोड़ा ब्रीफली समझाइए, ठीक है। मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो तुमको घर का काम कराना है, तुमको 3 दिन के लिए कोई लड़का चाहिए, ठीक है। जब तुम उससे बात करने जाओगे क्या बोलेगा कि हर दिन मैं 500 रुपया लूंगा, हर दिन में कितना लूंगा, 500 रुपया लूंगा। दैट मीन्स तुम उसको वेज पे लेके आ रहे हो, वो भी 500 रुपये का, ठीक है। वो होता है हम लोग का एवरीडे लाइफ में या फिर जनरल केस में यही वाला चीज होता है। लेकिन अगर मान लो तुम इसका कंसेप्ट देखोगे यहाँ पे, तो ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट कहता है कि नंबर ऑफ डे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। भले ही वो 3 काम करता है तो उसको 3 काम का पैसा मिलेगा, और वो 3 काम अगर वो 1 दिन में कर रहा है तभी भी उसको वही 3 काम का पैसा मिलेगा, और वही 3 काम अगर वो 6 साल में कर रहा है तभी भी उसको वही पैसा मिलेगा। मतलब जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। और ये कौन कह रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, ये कंसेप्ट कह रहा है यहाँ पे।
बात समझ में आ रहा है? तो जो तुम लोग दिहाड़ी देते हो यहाँ पे लोगों को हायर करके लाके घर का काम करवाते हो, वो तुमको डेली वाइज मतलब तुम्हारा डे वाइज लेता है पैसा, ठीक है। लेकिन अगर ये सम करने जाओगे या फिर ये कंसेप्ट में आओगे, वो क्या होता है, जितना काम करोगे, मान लो मेरे सामने 4 चेयर रखा हुआ है, ठीक है, हर चेयर उठाने के लिए मुझे 200 रुपये देना है, हर चेयर उठाने के लिए मुझे 200 रुपये देना है, तो 4 चेयर उठाने के लिए कितना मिलेगा, 800 मिलेगा। अब ये 800, ये 4 चेयर उठाने के लिए अगर तुम 6 साल लगा रहे हो तो 6 साल बाद ही तुमको कितना मिलेगा, 800 मिलेगा, ठीक है। अगर ये तुम 5 मिनट में उठाते हो तो 5 मिनट पे तुमको 800 मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ डे से कोई लेना देना नहीं है, बस यही वाला कंसेप्ट है, ठीक है। इसका बहुत अच्छा वीडियो तुम्हारे पास आने वाला है बहुत ही जल्द, तो वहां पे जाना, तो इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट तुमको समझने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये वाला चीज समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते। देखो क्या बोला गया, ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन कितना, 24 डेज। मतलब ए एक लड़का है यहाँ पे, बी एक और लड़का है, ए कितना दिन में काम को करता है, 18 दिन में 18 डेज, और बी कितना दिन में 24 डेज। बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 72, ये कितना टाइम्स में जाएगा, ये तुम्हारा 4 टाइम्स में जाएगा, ये तुम्हारा कितना टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे ए एंड बी अंडरटूक द वर्क फॉर ₹2250। They took the help of C and completed the work in 8 days। अच्छा, यहाँ पे एक और लाइन छूट गया था हम लोगों का, They took the help of C and completed the work in 8 days। मतलब ये तीनों मिलके, A, B और C तीनों मिलके कितना दिन में कर देते हैं, 8 दिन में करते हैं। अच्छा है कि इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 8 ही आएगा, और जिसके कारण इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा लॉजिक देखो, A + B + C का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ए और बी का मिलके कितना है, 7 आ रहा है, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी तुम्हारा 2 हो जाएगा। सीधा सा बात है, देखो ए का कितना है 4, बी का कितना है 3, 4 + 3 कितना होता है 7, 9 से 7 जाएगा, जो बचा हुआ वो किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। सिंपल सा बात है। अब मेरे पास तीनों का एफिशिएंसी है, तीनों का एफिशिएंसी है, और यहाँ पे मैंने तुम लोग को एक चीज बताया था कि वेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, वेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो तुमको यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो मिला वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, वही तुम्हारा वेज का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर आपने बोला था तो टाइम कंस्टेंट होगा तब, अब तो आपको कैसे पता चला यहाँ पे टाइम कंस्टेंट है। तो भाई मेरे को यहाँ पे पता नहीं चला, क्वेश्चन मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि वो तीनों मिल के काम को किए हैं, वो तीनों मिल के काम को किए, और जब भी लोग मिल के काम को करते हैं ना, तब क्या हो जाता है, तब हमेशा मेरा टाइम कंस्टेंट हो जाता है। और जहां जहां टाइम कंस्टेंट हो जाएगा वहां पे वेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। वेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे। दैट मींस यहाँ पे मेरा टाइम कांस्टेंट है, जिसके कारण क्या होगा, जो मेरा वेज का रेशियो, जो मेरा एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है, बी का एफिशिएंसी कितना है, ए का 4 है ना भाई, 3 कैसे हो गया, ओ क्या करते हो मिश्रा जी, कितना होगा 4, और इसका कितना होगा 3, और सी का कितना मिला था 2। तो ये जो तीनों जो तुम्हारा एफिशिएंसी का है ना, ये एफिशिएंसी के साथ साथ तुम्हारा वेज का भी रेशियो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दे वर्क टुगेदर, एंड व्हेन दे वर्क टुगेदर देयर टाइम इज कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया, इनको कितना पैसा मिल रहा था, इनको मिल रहा था 22,500। अब 22,500 तीनों को ही मिलेगा, भले ही वहां पे ए और बी लिया गया, ए और बी ने काम लिया है, लेकिन करने का टाइम कितना किया, तीनों ने काम किया है। समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लो ये घर साफ करने के लिए, फिर रूम साफ करने के लिए मैं किसी से बोलता हूं कि मुझे 800 रुपये चाहिए रूम को साफ करने के लिए, ठीक है। 800 रुपये आदमी ने मेरे को दे दिया, उसके बाद मैं क्या किया, अपने साथ और 2 लोगों को लेके आकर रूम को साफ कर लिया, ठीक है। वो मालिक को कोई लेना देना ही नहीं है, 800 रुपये हम 4-5 में हम लोग बांट के ले जाएंगे, ठीक है। वही चीज हो रहा है, इन लोग ने बात किया मालिक से कि 22,500 में मैं पूरा काम कर दूंगा, लेकिन बाद में सी को भी लेके आया, तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो 22,500 देके उसको रूम साफ मिल गया, खत्म कहानी हो गया। यहाँ पे बस वही वाला कंसेप्ट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल वेज देखूं, रेशियो में कितना बन रहा है, 9 बन रहा है, 4 + 3 होता है 7, 7 + 2 कितना होता है 9 होता है। तो टोटल वेज कितना जा रहा है, 9 यूनिट आ रहा है, बट क्वेश्चन में टोटल वेज कितना दे दिया गया, 22,500। तो यहाँ पे लिखो 22,500, ठीक है। वहां से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 22,500 डिवाइडेड बाय कितना 9, जिसके कारण किससे जाएगा ये 2 टाइम्स में 18, 5 टाइम्स में 7 में 00। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2500। ना तुमको क्या चाहिए, हाउ मच इज टू बी पेड टू ए को कितना पैसा मिला था। अगर तुम यहाँ पर रेशियो देखोगे तो ए को कितना मिल रहा था 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2,500 इंटू कितना 4, which is equal to कितना हो जाएगा 100 यहाँ पे 20 यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू 10,000। और ये 10,000 तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 10,000 मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है।
ठीक है। अब अगर तुम लोगों को लगता है कि सर ये यूनिट वाला मेथड मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे शॉर्टकट में करना है, तो शॉर्टकट में कर लो ना भाई। यही जो चीज़ यहाँ पे किया वो एक लाइन में कर सकते हो। और वो कौन सा कंसेप्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बोला था, जो चीज़ गिवन रहता है उसको उसी से डिवाइड कर दो, और जो चीज़ तुमको फाइंड आउट करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सा बात है। तो यहाँ पे कितना गिवन था, 22500 गिवन था, ठीक है। ये किसका वैल्यू था, सबका वेज का वैल्यू था। सबका वेज कितना आ रहा था, 9, तो 9 से इसको कर दो डिवाइड। और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, तुमको बोला था ए का कितना वेज है, तो ए का कितना वेज है 4 है, तो 4 से उसको कर दो मल्टीप्लाई। देखो घूम फिर के वही आएगा ना, देखो 2500 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। बताओ भाई, समझ में आ रहा है ना चीजें। अब देखो यहाँ पे अगर तुम बोलोगे कि सर इसको और बेसिक में समझाओ, तो इसको और बेसिक में समझाने जाऊंगा ना, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी तुम क्लास को अटेंड करो, ट्राई करो कि प्रीवियस वीडियो देख लो उसका, क्योंकि वहां पे बहुत सारा कंसेप्ट होता है जो एक वीडियो में बोलना मतलब वो नहीं होता है, ठीक है। किया नहीं जा सकता एक क्वेश्चन के लिए इतना सारा कंसेप्ट किया नहीं जा सकता है। जबकि ये मेरा रिवीजन क्लास है, तो ऑब्वियसली मैं इसको ट्राई करूंगा कि कंसेप्ट को बस बताते हुए निकलते जाऊं। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है। और इसका जो बड़ा बड़ा वीडियो आता है, जैसे वर्क एंड टाइम हो गया, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसका पूरा वीडियो यूट्यूब में अपलोडेड है, तो उसको भी देख लो अच्छे से, तब जाके ये सब कंसेप्ट तुमको पानी पानी लगेगा। बात समझ में आ रहा है। चलो भाई, अगर समझ में आ रहा है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। A bus covered a distance, ये तुम्हारा स्पीड डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन है। A bus covered a distance of 1260 kilometers at a certain speed in 15 hours, whereas a car with the speed, चलो पहले पहला वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। बस का स्पीड चाहिए ना हम लोगों को, तो स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है इसका, डिस्टेंस है तुम्हारा 1260 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है तुम्हारा 15 है, ठीक है। कैंसिलेशन 15 से जाएगा क्या डायरेक्ट, एक काम कर लेते हैं 3 से ही कैंसिल करना, 3 4 टाइम्स 320 टाइम्स, 3 कितना टाइम्स 5 टाइम्स, 5 से इसको कैंसिल करता हूं कितना जाएगा 8 टाइम्स 4 टाइम्स, इट विल बी 84 किलोमीटर पर आवर। तो बस ऑफ द स्पीड ऑफ द बस क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द बस विल बी इक्वल टू 84 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गया, ठीक है। इफ देयर इज ए कार हुज स्पीड इज 21 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब वहां पे एक कार है, वहां पे एक कार है जिसका स्पीड क्या हो जाएगा, बस के स्पीड से 21 किलोमीटर पर आवर लेस है, जिसके कारण इसका वैल्यू कितना आएगा 36, इट विल बी 63 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बस इन हाउ मच टाइम विल द कार कवर ए डिस्टेंस। अभी कार का केस आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी कार का केस आ गया और बोला गया कि कार कितना क्या करता है, कितना मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है 576 किलोमीटर कवर कर लेता है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास स्पीड ऑफ द कार भी है, तुम्हारे पास डिस्टेंस भी है। तुमको तो फॉर्मूला भी पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। और अगर तुमको टाइम के बारे में पूछे तो टाइम विल बी इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस का वैल्यू कितना है तुम्हारा 5 और स्पीड का वैल्यू कितना है, स्पीड का वैल्यू तुमको 63 मिला, तो 63 कर दो यहाँ पे, ठीक है। कैंसिलेशन करना है, किससे करोगे 6 9 से जाएगा क्या, हाँ ये सीधे सीधे 9 से 15 18, हाँ 9 से जाएगा ये। 9 कितना टाइम्स 9 8 टाइम्स 72 4 टाइम्स, और 9 कितना टाइम्स 7 टाइम्स, 7 1 ज़ा 7 7 2 टाइम्स 14। तो टाइम कितना लगेगा तुमको, टाइम तुमको यहाँ पे लगेगा 12 आवर्स। और ये 12 आवर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 12 आवर मुझे ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर बोलोगे कि सर इसका भी शॉर्टकट बता दो, तो भाई मेरे मैं क्या ही बताऊं, इसमें और क्या शॉर्टकट चाहिए तुमको, क्लियर है। ये प्योर कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन या फिर बोल सकते हो लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है, ताकि तुम लोगों को वो कंफ्यूज कर सके यहाँ पे, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन सोल्यूशन तुम्हारा इतनू सा है, ठीक है। अब बोलोगे सर इतनू सा तो है नहीं, ये बहुत बड़ा सा है, लेकिन इतना बहुत बड़ा सा नहीं है, मेरे को यहाँ पे ईच एंड एवरी स्टेप करना पड़ा, इसी कारण तुमको ये बड़ा लग रहा है, लेकिन है नहीं, ये इतना ही छोटा सा है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। चलो भाई कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन x days 30 days एंड 45 days respectively. B and C worked together for 6 days. The remaining work was completed by A alone in 12 days. Find the value of X. ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि बोलेंगे कि सर X अगर एंट्री मार दिया यहाँ पे, हम लोग को एग्जिट मारना पड़ेगा, और एग्जिट मारने का मतलब इसको स्किप करके चला जाना। तो भाई मेरे ऐसा मत करो, हमेशा X का एंट्री से सामान खराब नहीं होता है, कभी कभार अच्छा हो जाता है, अगर तुम इस चीज को हैंडल कर पा रहे हो। मैं क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस चीज को तुम हैंडल कर पा रहे हो, कैसे हैंडल करोगे, देखो यहाँ पे जो चीज गिवन है उसको लिख लो। यहाँ पे A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है। A को कितना टाइम X, B को कितना टाइम 30, C को कितना टाइम 45।
अब जहां पे x आया उसको गोली मारो, उसको भगाओ, बोलो नहीं चाहिए भाई तुम भाग जाए यहां से, तो मैं इसको भगा दिया। जो कांड करना मैं ये दोनों के साथ कर लेता हूं। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 90, तो 90 लिख दिया यहां पे। इसका कितना आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अरे भाई क्या पागल हो गया हूं मैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो x को दिया गया है ना, उसको लेना ही नहीं, इसको भूल ही जाओ, बोलो तू जाई तू बाहर में जा, मेरे को नहीं चाहिए, जो वैल्यू दिया गया मैं उससे कर लेता हूं। बात समझ में आ रहा है? बस वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। अब क्या बोला गया, B एंड C वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। B और C ने 6 दिन तक काम किया है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। ठीक है, B एंड C ने काम किया, कितना दिन तक काम किया, 6 दिन तक। और अगर 6 दिन तक काम कर रहे हैं दैट मींस कुछ ना कुछ काम उन लोगों ने किया होगा। कितना काम किया होगा वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो कितना काम किया होगा यहाँ पे, टाइम कितना लगा था 6। एफिशिएंसी, अब किसका एफिशिएंसी, जब दोनों मिलके काम करे तो दोनों का एफिशिएंसी, दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 5, व्हिच इज इक्वल टू कितना 30। तो ये 6 दिन तक उन लोगों ने 30 काम कर लिया। अगर उन लोगों ने 30 काम कर लिया तो टोटल काम कितना था 90, उसमें से ऑलरेडी 30 काम हो चुका है, तो बचा कितना हो जाएगा 60 काम। वो बचा कितना हो जाएगा 60 काम। और यही बचा हुआ काम कौन करता है, द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय ए इन 12 डेज। यही बचा हुआ काम कौन करता है, ए करता है। ठीक है, कितना दिन में 12 डेज में। तो यहां से मैं ए का एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। तो एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल वर्क। यहां पे टोटल वर्क 90 नहीं पुट करेंगे क्योंकि वो रिमेनिंग वर्क क्या था, इसलिए रिमेनिंग वर्क पुट करेंगे। रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय कितना टाइम 12, कुछ इज इक्वल टू कितना 5। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, ए का एफिशिएंसी तुम्हारा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए बोलोगे कि सर हम लोग तो यहाँ पे 5 ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो आप इतना खुश क्यों हो रहे हो। देखो अगर तुमको 5 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग क्या हो जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा गया है कि ए ने तो अभी रिमेनिंग काम किया है, अगर वो रिमेनिंग काम ना करके टोटल काम करता तो कितना दिन लगता। बात समझ में आ रहा है? अगर वो जैसे कि यहाँ पे बोला ना रिमेनिंग वर्क करने में उसको कितना दिन लग गया, 12 दिन लग गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि अगर वो रिमेनिंग काम ना करके टोटल काम करता तो कितना दिन लगता। ठीक है, तो ये एक्स का एंट्री इसलिए कराया गया ताकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन अगर डायरेक्टली क्वेश्चन कोई पुट करना चाहता तो ऐसा पुट करता। ठीक है, बोल देता कि हाउ मच टाइम ए टेक्स टू कंप्लीट द टोटल वर्क। ठीक है, तो सीधा सा बात है, तो क्या आ जाएगा, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, नहीं टोटल वर्क, बोले तो कितना 90 डिवाइडेड बाय किसका एफिशिएंसी, ऑब्वियसली ए कर रहा है तो ए का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी कितना आएगा 5, व्हिच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 1 5, 8 टाइम्स ना। भाई क्या कर रहा हूं मैं, टेबल भूल गया हूं क्या, 18 डेज। और 18 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 18 मुझे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो लोग बोलते हैं ना कि एक्स का एंट्री से बहुत कुछ पक जाता है, खिचड़ी पक जाता है, कुछ लोग एग्जिट मार देते हैं, बस उसका एकदम लाइव एग्जांपल ये है। ठीक है, कुछ था नहीं था क्वेश्चन में, ऑलरेडी तुम लोग सम कर चुके हो, बस यहाँ पे एक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसके कारण आधा लोगों का दिमाग खराब हो गया, वो निकल के चले गए, आधा लोग डिमोटिवेट हो गए, निकल के चले गए। बाकी जो समझदार है वो बैठ के करेंगे कि भाई एक्स का तो कोई काम ही नहीं था, यहाँ पे एक्स को बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ता हूं तो वही तो पूछा गया है, हाउ मच टाइम ए विल टेक टू कंप्लीट द टोटल वर्क। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही है? तो इसीलिए क्वेश्चन देख के उसका कैपेसिटी को जज मत करो, स्पेशली जब उसमें एक्स इंट्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, चलो मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं क्वेश्चन का बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर contained in a cylindrical tank of radius 7 meters and height 20 meters. It is known that the tank is completely filled. सीधा सा बात है, वाटर फिल्ड करने के लिए बोला गया। वाटर फिल करने के लिए अगर बोला गया दैट मींस आई नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को नहीं करने वाला हूं, सीधा सा बात है भाई, सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट करना है तुमको और इसका आंसर निकालना है, और यहाँ पे जो होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इसी कारण ये रह जाएगा तुम लोगों का होमवर्क। ठीक है, और ये होमवर्क करने के लिए तुमको एक चीज जानना पड़ेगा, दैट इज मेंसुरेशन का फॉर्मूला। इसलिए मैंने इसको लिखा भी नहीं, ताकि एटलीस्ट इसको देखने के चक्कर में बाकी फॉर्मूला भी तुम्हारा एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, सीधा फॉर्मूला पुट करो वॉल्यूम का, उसके बाद ये जो रेडियस की जगह में ये पुट करो, उसके बाद तुम्हारा हाइट की जगह में ये पुट करो, पाई की जगह में 22/7 पुट करो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन है, क्या बोला गया, 10 दर्जन ऑफ एप्पल, 15 दर्जन ऑफ मैंगो एंड 20 दर्जन ऑफ ऑरेंज आर केप्ट फॉर सेल, फुल स्टॉप, 1/3, 2/3 एंड 1/4 ऑफ ईच आइटम हैज बीन एडेड। उसमें इतना ऐड कर दिया गया, व्हाट इज द टोटल
नंबर ऑफ, अच्छा टोटल नंबर बोला, दर्जन नहीं बोला, टोटल नंबर ऑफ फूड कैप्ट फॉर सेल। जो चीज़ है उसको लिख लेता हूँ, एप्पल है, उसका कितना है, मैंगोस है, ठीक है, और ऑरेंजेस है। एप्पल कितना दर्जन था, 10 दर्जन, जो भी है दर्जन में चल रहा है अभी, ठीक है। ये कितना 15 दर्जन और ये कितना 20 दर्जन, ठीक है। अब क्या बोला गया, सब में इंक्रीमेंट हुआ, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1/3 का इंक्रीमेंट हुआ, इसमें 1/3 हो ना, 1/2 होगा, 1/2 इसमें हुआ, इसमें 1/3 हुआ और इसमें 1/4 हुआ। बात समझ में आ रहा है। अब इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो जाता है, 10 तो था ही था, प्लस उसमें और 10 का हाफ इंक्रीमेंट हो गया, तो 10 का हाफ कितना होता है, 10 का हाफ 5 हो जाता है। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ ही होता है। तो अभी कितना दर्जन हो गया, 15 दर्जन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ का बात करूँ तो पहले तो 15 था ही था, उसके बाद कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 1/3, और 15 का 1/3 कितना होता है, सबको ही पता है, दुनिया को पता है 5 होता है, क्योंकि 15 × 1/3 कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे +5 कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 20 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। सेम चीज यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और प्लस 20 का 1/4, 20 का 1/4 कितना होता है, 20 का 1/4 हो जाता है तुम्हारा 5, तो और 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बताओ भाई, चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, यहाँ पे चीज़ क्लियर हो रहा है। अगर तुमको लगता है कि यहाँ पे 5 कैसा है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। 15 का 1/3, 15 का 1/3 कितना होता है, 5 होता है, इसी कारण 5, और 10 का हाफ, 10 का हाफ कितना आता है, वो भी 5 होता है, तो इसी कारण यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 आया। क्लियर है, ठीक है। अब कितना आ गया टोटल यहाँ पे तुम्हारा, 45 + 5 कितना, 50, 60 हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा 60 हो जाएगा। अब तुम ऑप्शन में 60 नहीं दिखेगा, तुमको 600 दिखेगा, तुम उस पर टिक करके आओगे और आके बोलोगे कि मुझे करेक्ट आंसर मिल गया। तो भाई मेरे ये क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट था यही था कि तुमको टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स पूछा गया, दर्जन नहीं पूछा गया। दर्जन अगर पूछा जाता तब जाकर तुम्हारा 60 आंसर होता, नंबर ऑफ फ्रूट्स पूछा गया। तुमको तो एक चीज पता होना चाहिए ना, एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होता है, एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होता है। तुमको कितना दर्जन करना है, तुमको यहाँ पे 60 दर्जन करना है, तो 60 दर्जन के लिए क्या करोगे, 60 × 12 कर दोगे, सीधा सा बात है भाई, 720 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। और 720 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 720 मुझे ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि सर मुझे बताइए ये कौन सा चैप्टर का है, ठीक है। तो भाई मैं अगर फ्रैंकली बोलूं तो मुझे भी नहीं पता ये कौन सा चैप्टर का है। मान के चल सकते हैं ये तुम्हारा फ्रैक्शन वाला चैप्टर जो है, बेसिक वाला चैप्टर, उससे पूछा गया। हो भी सकता है ये तुम्हारा जो यूनिट एंड क्वांटिटी वाला एक चैप्टर है, क्लास 8 में किया था, उस चैप्टर का भी हो सकता है, मे बी, ठीक है। लेकिन अगर कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मे बी ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल वाला पार्ट, जो सबसे बेसिक वाला पार्ट होता है, उसी का ही क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। बस तुमको करना आना चाहिए, करने के लिए तुमको बेसिक चाहिए, और बेसिक के लिए तुमको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से चीजों को समझना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई लॉलीपॉप क्वेश्चन क्या करना है यहाँ पे, बाय हाउ मच % 70% ऑफ 120 ग्रेटर देन 40% ऑफ 80। सीधा सा बात है, 70% का मतलब कितना होता है, 70/100 इंटू कितना, 120, ग्रेटर बोला तो मीन्स माइनस करना पड़ेगा, माइनस कितना, 40%, 40% मतलब 40/100 इंटू 80। मजा नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, गया कितना हो जाएगा यहाँ पे, 84 माइनस 32 2 5 52, खत्म भाई। ये भाई शुरू होते ही आंसर खत्म। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या ही समझाऊं, सीधा सीधा परसेंटेज का मतलब बाई 100, सो बाई 100 पुट कर दिया। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे पुट कर दिया ऑफ 100, ठीक है। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो भाई मेरे बहुत गंदा कंडीशन में हो अभी तुम, ठीक है। तुम्हारा परसेंटेज वाला वीडियो अपलोड है, वहाँ पे जाकर देखो, आई थिंक 54 मिनट्स का एक वीडियो है, उसको जाकर देख लो एक बार अच्छे से, बेसिक एकदम चकाचक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि क्या क्या। पहले काम करता हूँ, मैं डायग्राम को यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। डायग्राम को यहाँ पे बनाने से अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा मेरा ट्राइंगल, ये एक एंगल बाइसेक्टर है उसका, ठीक है। ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए और ये तुम्हारा डी, ठीक है। और क्या क्या दिया हो गया है, एंगल बाइसेक्टर है, सी डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, मतलब ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक है। सी डी मतलब ये वाला पार्ट एंड डी ए इज इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे का इक्वल है। व्हाट इज द मेजर ऑफ सी बी डी,
इसका मेजर तुमको बताना है कि इसका कितना है। ठीक है, अब देखो ये समझने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूं तुमको। वो कंसेप्ट क्या होता है, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है ना जिसका दो साइड इक्वल होता है, और अगर उसका दो साइड इक्वल होता है ना तो हमेशा याद रखना उसका जो एडजेसेंट दो एंगल्स है ना वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब इसका इक्वल में जो एंगल और इसका अपोजिट साइड में जो एंगल है दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर यही ट्रायंगल को मैं ऐसे बना देता हूं, ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, तो हमेशा याद रखना इसका अपोजिट जो ये और इसका अपोजिट जो है ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए। अगर ये 30 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज द ऑपोजिट एंगल टू द इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल। बात समझ में आ रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट, क्लास 4 का कंसेप्ट है, बस वही वाला यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, देखो ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो इसका जो वैल्यू आएगा इसका भी वही वैल्यू आएगा, वही बात है ना। अब यहाँ पे बोल दिया गया क्या कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 76। ये वाला एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 76। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आएगा जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं उसको, लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, एक लाइन में अगर दो एंगल बन रहा है ना तो दोनों एंगल का सम कितना आ जाता है, 180 डिग्री आता है। मतलब ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, दैट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी शुड बी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। कितना आना चाहिए उसका वैल्यू, 180 डिग्री आना चाहिए। बस वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये तुम्हारा 76 है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू तुम्हारा 104 आ जाएगा। सीधा सा बात है भाई। ठीक है, दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अब यहाँ पे पेपर और पेन लेके तुम माइनस का अगर करने बैठ रहे हो भाई तो तुम्हारा ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन तुम छोड़ ही दो एग्जाम में, तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे तुमको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज तुमको डायग्राम देख के ही करना पड़ेगा और कैलकुलेशन तुम्हारा यहाँ पे होना चाहिए, कागज में नहीं कि एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू ये सब नहीं करना चोचलेबाजी। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या बोला गया, अब बोला गया कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं तो ये सब क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल का पार्ट हो जा रहा है। तो अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो ये भी x हो जाएगा। इट विल बी व्हाट, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, एंगल सम प्रॉपर्टी बन जाएगा। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x, यहाँ पे x, 2x हो जाएगा प्लस 104 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना, 180 हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि सर आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, आपने तो बोला था सब नहीं करना था। भाई मैं थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा। मैं दिखा रहा हूँ 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 76 आएगा। 100 से हटेगा 76 आएगा। तो तुमको लगेगा मैंने ये 76 लिया इसलिए मैं यहाँ पे किया हूँ ये चीज़ को। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 3 टाइम्स 2 8 टाइम्स 38। मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, और इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। अब देखो ये एंगल बाइसेक्टर था, तो ये अगर 38 हो रहा है तो ये भी तुम्हारा 38 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि इट्स एन एंगल बाइसेक्टर, वो तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट, डिवाइड इनटू 2 पार्ट कर देता है। ठीक है, तो सीधा सा बात है, यहाँ पे ये 38 है, यहाँ पे ये 76 है, तुमको ये वैल्यू चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा। मतलब ये अगर मैं y मान लेता हूँ, सो एंगल y प्लस कितना, 38 प्लस 76 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब बस कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आता है आंसर। यहाँ पे 14 का 4 आ जाएगा, 3 10 11 114 हो जाएगा ना, सही बोल रहा हूँ ना, 14 4 7 10 11, हाँ। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 180 से कितना जाएगा, 114 अगर जाता है तो बचेगा 6 वाला एक ही दिख रहा है, 66 नहीं 76 भी तो है, 66 ही होगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 रहेगा, 7 से 1 जाएगा, 6 बचेगा, वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 66। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये मुझे ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रहा है। तो ज्योमेट्री में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रॉपर्टीज को दिमाग में सेट करना है और डायग्राम वाइज इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों की जगह में होता ये सब तो नाटक करता ही नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा मुझे दिखता है ये 38 है, ये 38 तो ये 38, हाँ ये कैलकुलेशन में करता जरूर। ठीक है, मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेता, ये कैलकुलेशन में कर लेता एक बार। ठीक है, करने का तुम्हारा आंसर ये हो जाता। बात समझ में आ रहा है। तो तुमको प्रॉपर्टीज रिवाइज करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टीज रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो भाई देखो कोई कुछ भी शॉर्टकट वहां पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टीज तुमको याद करना पड़ेगा और प्रॉपर्टीज याद करने के लिए मैंने ऑलरेडी तुमको बुक सजेस्ट कर दिया है। क्लास 9 10 का एनसीईआरटी का ज्योमेट्रिक वाला चैप्टर है, वहां पे ईच एंड एवरी रूल्स एंड ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझाया गया है। बात समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है। आज का आखिरी क्वेश्चन बोला गया है वो भी वर्क एंड टाइम का है। चलो बहुत बढ़िया।
क्या बोला गया, ए कैन डू ए वर्क इन 10 days, बी कैन डू ए वर्क इन 12 days एंड सी कैन डू ए वर्क इन 15 days। जो दिया गया उसको निपटा लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी, ए कितना दिन में कर रहा था, ए उसको 10 days में कर रहा था, बी उसको कितना दिन में 12 days में, सी उसको 15 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना आता है, तीनों का एलसीएम 60 आता है, जिसके कारण ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। ऑल ऑफ देम बिगिन टू वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, बट ए हैड टू लीव द वर्क आफ्टर 2 days ऑफ द स्टार्ट। मतलब तीनों मिलकर काम करते हैं और ए क्या करता है, काम शुरू होने का 2 दिन बाद निपट जाता है, मर जाता है, भाग जाता है, जो भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया, बी लेफ्ट, अच्छा और उसका एक और कंडीशन लगा दिया गया, बी लेफ्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। बी क्या करता है, काम शुरू होने काम खत्म होने का 3 दिन पहले काम को छोड़ के चला जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा गंदा सा लोचा बन जाता है। ठीक है, बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला क्लास मैंने बहुत अच्छे से वर्क एंड टाइम वाला एक चैप्टर में करा के रखा हूँ। आई थिंक 48 मिनट का एक वीडियो है, वो वीडियो देखना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जिनको समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ से सामने से भी छोड़ के जा रहा है, ठीक है, और बिफोर पीछे से भी छोड़ के जा रहा है, तब क्या करना है, सीधा सीधा बात है, तुम यहाँ पे लिख देना टाइम विल बी इक्वल टू टोटल वर्क कितना था 60, यहाँ पे लिख देना टोटल वर्क कितना था 60 लिख देना। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आना, ए हैड टू लीव 2 days आफ्टर, यहां पे लिख रहा हूं आफ्टर। ठीक है, आफ्टर जहां पे भी आएगा वहां पे माइनस कर देना है, आफ्टर जहां पे भी आएगा माइनस करो। क्या माइनस करना है, ए छोड़ के जा रहा है ना, तो ए का एफिशिएंसी, ए अगर छोड़ के जा रहा है, ए का एफिशिएंसी कितना है 6, और कितना दिन पहले छोड़ के जा रहा है, कितना दिन बाद, 2 दिन बाद, इंटू 2 कर देना है। ठीक है, आप बोलोगे सर माइनस क्यों, क्योंकि आफ्टर में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या बोला गया, बिफोर, और बिफोर के टाइम हमेशा क्या लगेगा, बिफोर के टाइम क्या लगेगा, प्लस लगेगा। ठीक है, तो मैंने प्लस पुट कर दिया। कौन छोड़ के गया, बी छोड़ के गया, बी का एफिशिएंसी कितना है 5 इंटू कितना 3, क्यों, क्योंकि उसने 3 दिन पहले छोड़ के गया। ठीक है, हो गया ये वाला बात। अब आता है एफिशिएंसी वाला बात, हमेशा याद रखना, एफिशिएंसी जब भी कैलकुलेट करने जाओगे ना, जो आफ्टर छोड़ के गया ना, जो आफ्टर छोड़ के गया उसका एफिशिएंसी को नहीं लेना, बाकी दोनों का सम ले लेना। ठीक है, आफ्टर कौन छोड़ के गया, ए छोड़ के गया, इसीलिए इसका एफिशिएंसी को नहीं लेंगे, दोनों का सम को ले लेंगे। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब अगर कैलकुलेट करता हूँ, देखो 60 - 12 + 15 कितना आएगा, 3 और 9 63 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 63/9 हो जाएगा। कैंसिलेशन करूंगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 7 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 7 मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा, सोल्यूशन इतना छोटा, और ये तब कर सकते हो जब तुमको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसका कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ कि आफ्टर होगा तो माइनस, बिफोर होगा तो प्लस। किसका बात, वर्क का बात। और एफिशिएंसी में क्या होगा, एफिशिएंसी में वर्क का एफिशिएंसी, आफ्टर वाला का एफिशिएंसी लेना ही नहीं है। आफ्टर कौन था, 6 ए था, तो ए को नहीं लिया, बाकी दोनों का सम 9 आया तो 9 पुट कर दिया। बात समझ में आ रहा है। और तभी भी अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो भाई मेरे इसका एकदम बहुत डिटेल वीडियो 48 या 50 मिनट्स का एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा इस चैनल में, जाके एक बार देख लो, वहाँ पे बहुत अच्छी से चीज़ें तुमको समझ में आएगा। इसको मैंने बेसिक मेथड में भी किया, 2 पेज का या फिर 2 स्लाइड का बेसिक मेथड में ये सम को करा के दिया था। ठीक है, वो वाला एक बार तुम चेकआउट कर लेना, तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास को यही तक रहने देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बहुत कुछ आज सीखने को मिला, यहाँ पे ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री सबका खिचड़ी बन के आया। तो आई होप ये क्लास तुमको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आज का क्लास। ठीक है, तो लेट्स एंड द क्लास हियर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय एवरीवन।